चुनाव। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल और आखिरी 1 जून को होगी। 4 जून को आएंगे नतीजे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए होगा चुनाव। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी जारी कर दी गई है। पहले चरण में 19 अप्रैल और 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 10 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 79 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 4 राज्यों में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मतदान होगा। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान के साथ ही 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान पूरा हो जाएगा। पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 3 और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएगा। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होगा और इस चरण के साथ 2 और राज्यों में मतदान पूरा हो जाएगा। सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 8 प्रदेशों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हुई है। सिक्किम में 2 जून 32 सीट, ओडिशा में 24 जून को 107 सीट, अरुणाचल की 60 असेंबली सीट और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी एक फेज में 19 अप्रैल को मतदान होगा। आंध्र प्रदेश में 13 मई को एक फेज में वोटिंग होगी। ओडिशा में 4 चरण 13, 20, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग में उपचुनाव की घोषणा की। गुजरात की 5, यूपी की 4, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु के एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को मतदान होगा। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज का नामांकन 27 मार्च को और वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि आखिरी फेज का नामांकन 14 मई और वोटिंग 1 जून को होगी। यूपी में सबसे ज्यादा 5वें और छठे चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होगी। सबसे कम पहले फेज में 8 सीटों पर मतदान होंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होगा। पिछले बार में 7 फेज में वोटिंग हुई थी। इस बार सिर्फ तारीखें बदली है, हर फेज में सीटें वही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, तीसरे चरण में 7 मई और 13 मई को वोटिंग होगी। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव होंगे। पहले 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई। चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। नामांकन की शुरुआत 29 अप्रैल से होगी। नामांकन का अंतिम दिन 6 मई होगा। 9 मई तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। पंजाब की 13 सीट, चंडीगढ़ की 1 सीट और हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों पर 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। ईवीएम पर उठ रहे सवालों का सीईसी ने दिया है शायराना जवाब। कहा, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम को कहते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा पर खड़गे और बसपा ने उठाए सवाल। कहा, 7 फेज लंबी अवधि 70 से 80 दिनों तक रुकने का मतलब है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि देश कैसे प्रगति करेगा।
वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, चुनाव आयोग ने कुछ सोच समझकर ही चुनाव की इतनी लंबी अवधि रखी होगी। आशा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। आज पीएम मोदी के मिशन दक्षिण का तीसरा दिन। आंध्र प्रदेश में भरेंगे हुंकार। एक सार्वजनिक सभा में एक साथ नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एन चंद्रबाबू नायडू और अभिनेता पवन कल्याण। 18 मार्च को कोयम्बटूर में होने वाले पीएम मोदी के रोड शो को मद्रास हाईकोर्ट ने दी अनुमति। पहले सुरक्षा कारणों से नहीं दी गई थी अनुमति। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र। खत में अपनी सरकार के 10 साल की योजनाओं और उपलब्धियों का किया जिक्र। विकसित भारत विजन 2047 के लिए मांगे सुझाव। आज राहुल गांधी की मुंबई में पद यात्रा। पैदल यात्रा मणिभवन से अगस्त क्रांति मैदान तक होगी। इस पद यात्रा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गण्यमान्य लोग भी भाग लेंगे। आज शिवाजी पार्क में भी राहुल गांधी की जनसभा। शिवाजी पार्क मैदान का उद्धव ठाकरे से अलग ही रिश्ता है और इस पार्क को ठाकरे की सभाओं के लिए घरेलू मैदान माना जाता है। वहीं इस बैठक के लिए कांग्रेस की ओर से इंडिया गठबंधन के घटक दल और बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता शामिल होंगे। महारैली में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल कांग्रेस पैनल की आज बैठक। उम्मीदवारों पर होगा फोकस। ये वही समिति है जो सरकार और कांग्रेस इकाई के बीच सहयोग करने के लिए बनी थी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनावी सॉन्ग मैं मोदी का परिवार हूं, पीएम ने शेयर किया। 3 मिनट में गाने में 12 भाषाएं, किसान, महिला, युवाओं का जिक्र। इस गाने में पीएम की सभाओं, उनके दौरों की झलकियां हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के समय मंदिर निर्माण में शामिल मजदूरों पर फूल बरसाने का फुटेज भी दिखाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने जारी की अपनी 5वीं सूची। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव समेत 6 नाम घोषित। गौतम बुद्ध नगर, सुल्तानपुर, इटावा, जालौन और आजमगढ़ सीटों के लिए ऐलान किया है। सपा ने नोएडा से डॉक्टर महेंद्र कुमार से मनोज कुमार राजवंशी मैदान में उतरेंगे। सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र कुमार दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार और आजमगढ़ लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव को मौका दिया गया है। संदेश खाली मामले में सीबीआई ने शाहजहां शेख के भाई सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसबीआई को देने हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के यूनिक नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान पिछले शुक्रवार को ईसी से बॉन्ड के यूनिक नंबर की जानकारी देने को कहा था। वहीं शीर्ष अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर ना बताने को गंभीरता से लेते हुए एसबीआई को नोटिस जारी किया। एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील से अदालत ने कहा कि एसबीआई को सोमवार तक इस नोटिस का जवाब देना है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर विपक्षी दलों का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया, देश का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट का कंपनियों को सीबीआई ईडी का डर दिखाकर वसूले गए चंदे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मुद्दे पर सीधे पीएम मोदी को घेरा। खड़गे ने कहा, वो खुद कहते हैं ये मोदी सरकार है, ये मोदी की पार्टी है और अब इस लिहाज से अब जिम्मेदार भी उन्हें ही ठहराया जाना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी बॉन्ड को लेकर तीखा हमला किया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की कथित ईमानदारी का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आ चुका है। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर बीजेपी ने हजारों करोड़ चंदा जुटाए। चंदा लेकर निजी कंपनियों को ठेके दिए गए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के हमले के महाराष्ट्र डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिया जवाब। कहा, चुनावी बॉन्ड बीजेपी लेकर आई थी, इसलिए मिला है हिसाब। हम काले धन पर नहीं, अकाउंटेड मनी पर चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर में बुलाई प्रतिनिधि सभा का आखिरी दिन है। सरकार वाहक का होगा चुनाव। बैठक में आरएसएस के करीब 1570 शीर्ष पदाधिकारी मौजूद होंगे। इस बैठक में संदेश खाली, मणिपुर और किसान आंदोलन के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी और आरएसएस इन मामलों पर अपने कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया भी सुनेगा।
बताया जा रहा है कि आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक में एक नया कार्यवाहक का महासचिव चुना जाएगा, इसलिए बैठक अहम है। वर्तमान महासचिव दत्तात्रेय होस बोले हैं। किसान संगठनों ने शुरू की देशव्यापी अस्थि कलश यात्रा। हरियाणा से शुरुआत। आंदोलन में मारे गए युवा किसान शुभकरण की अस्थियों को लेकर गांव-गांव जाएंगे किसान। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डलेवाल ने कहा, यात्रा हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात और राजस्थान से भी जाएगी। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। 15,000 के निजी मुचलके पर केजरीवाल को कोर्ट से मिली बेल। मामले में 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। ईडी समन अवमानना मामले में कोर्ट से राहत। नियमित पेशी से भी केजरीवाल को मिली छूट। कोर्ट ने 15,000 रुपए के मुचलके और 1 लाख रुपए जमानत राशि पर बेल दी। आबकारी नीति मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को 8 बार जारी किया था समन, लेकिन दिल्ली के सीएम कभी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। केजरीवाल की जमानत पर आप पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा, ईडी का समन कानून के अनुरूप है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जो भी निर्णय लेंगे वो उचित होगा। केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलने पर बोली बांसुरी स्वराज, कहा दुर्भाग्य की बात है कि केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ रही है, नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। मैं कहूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत लेनी पड़ी। 174 आईपीसी की जो याचिका ईडी ने फाइल करी थी, उसमें ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा केजरीवाल की जमानत पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, कहा जांच एजेंसी के अगले समन पर केजरीवाल को कोर्ट में आना पड़ेगा और सभी सवालों के जवाब देने होंगे। और अब इससे यह भी स्थापित हो गया कि जांच एजेंसी के अगले सम्मन पर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई बीआरएस एमएलसी की कविता की पेशी। 23 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगी कविता। दिल्ली शराब घोटाले में शुक्रवार को हैदराबाद से हुई थी कविता की गिरफ्तारी। के कविता से ईडी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संबंध में आगे की पूछताछ करेगी। बीआरएस ने कविता की गिरफ्तारी को बताया अवैध, कहा सुप्रीम कोर्ट में लंबित सुनवाई के बीच गिरफ्तारी गैर कानूनी। तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी कविता दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी कारोबारियों के साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। के कविता की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने कहा, इस गिरफ्तारी का सरकार या पार्टी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ के कविता ही नहीं, दिल्ली सरकार के भी कई मंत्री आज जेल में बंद हैं। बीआरएस एमएलसी की कविता की गिरफ्तारी पर तरुण चुग ने कहा, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। संजय राउत ने कहा कि कविता को गिरफ्तार किया गया और यह लोकसभा चुनाव का एक दबाव तंत्र है। अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो कि कविता की तरह ही आपकी भी गिरफ्तारी होगी। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 पेपर लीक मामले में हजारीबाग से 5 लोग गिरफ्तार। ईओयू ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। ईओयू की रिपोर्ट मिलने के बाद बीएसपी टीआरई 3 परीक्षा को रद्द करने का लिया जा सकता है फैसला। प्रश्न पत्र, कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद। बिहार पुलिस से मिली सूचना के आधार पर हजारीबाग पुलिस ने करीब 300 अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सभी अभ्यर्थी अलग अलग बसों से हजारीबाग पहुंचे थे। बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक को लेकर ट्वीट, कहा 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, हमने महीनों में लाखों से अधिक नौकरियां दी और कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। तेजस्वी बोले कि 2 चरणों में लाखों से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई और दोनों चरणों में लाखों से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सीएए नियम चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने की थी तत्काल सुनवाई की मांग। नागरिक संशोधन कानून का गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार ढंग से किया बचाव। एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा, पाकिस्तान में आजादी के समय 23% हिंदू में आज महज 2.5% हैं। आखिर कहां गए सब।
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान संवैधानिक तौर पर इस्लामिक स्टेट है और वहां हिंदू सहित तमाम अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ है। शाह ने कहा, सीए को पीओके का भी जिक्र, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा, वहां के मुस्लिम भी और हिंदू भी हमारे अपने हैं। सीए पर बोले ओवैसी। कहा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में एनआरसी में सूचीबद्ध 12 लाख हिंदुओं को सीए के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 1.5 लाख मुसलमानों का क्या? ओवैसी ने शाह के बयान पर कहा, सरकार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को नागरिकता देनी चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर क्यों? केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, नागरिकता का मामला केंद्र सरकार का मामला है। अगर कोई अनधिकृत बयान देता है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, सीए के खिलाफ गलत बयानबाजी करने की कोशिश की जा रही है। कई पार्टियां इसको अलग तरीके से अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन। सम्मेलन में देश के अलग अलग मुद्दों सहित संगठनिक बदलाव पर विचार विमर्श होगा। बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बीजेपी का 2 टूक अल्टीमेटम, लोकसभा चुनाव में सीट नहीं मिले तो हमारे विकल्प खुले हुए हैं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार, एमबीए में सीटों के बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं। महायुति में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसूत पर ईडी की कार्रवाई। ईडी ने साधु सिंह और उनके बेटे की 4.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बीजेपी से मुकाबले के लिए गठबंधन में बिहार, बंगाल की पार्टियां एकजुट भी हुई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद के बयान पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, अगर ईडी ने छापेमारी की तो अब उनकी काली करतूत जनता के सामने न आए, इसलिए उन्होंने राजनीतिक स्टंट कर दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पशुपति कुमार पारस के बयान पर कहा, मुझे विश्वास है कि कुछ चीजों पर जो भी आपसी मतभेद है वो सब दूर हो जाएंगे। नौसेना ने एक और समुद्री हमला किया, विफल बांग्लादेशी जहाज कराया मुक्त। भारतीय नौसेना ने चालक दल के सदस्यों को भी बचाया। भारतीय नौसेना ने सोमाली समुद्री लुटेरों के मंसूबों को किया विफल। पूर्व एमवी रुएन को रोककर क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को अपहरण से बचाया। मोजाम्बिक से यूएई आ रहा था बांग्लादेश का जहाज एमवी अब्दुल्ला, सशस्त्र लुटेरों के कब्जे से चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाला। कुछ महीनों में नौसेना ने पश्चिमी हिंद महासागर में कई व्यापारिक जहाजों पर लुटेरों के हमले को विफल किया है। बिहार में बालू घोटाला मामले में एक्शन में ईडी। भोजपुर के 2 बड़े बालू कारोबारी पुंज सिंह और कृष्ण मोहन सिंह के ठिकानों पर ईडी ने रेड किया। राधाचरण सेठ और सुभाष यादव के बाद ईडी के रडार पर पुंज और कृष्ण मोहन। आरा के धनडीहा से ईडी का छापा। नौसेरा एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पकड़ा गया पीओके का निवासी। पकड़े गए संदिग्ध से सुरक्षा बल लगातार पूछताछ कर रही है। भारतीय सेना के जवानों ने एलओसी पर एक व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद ही चुनौती दी। बाद में उसे पूछताछ में जुटे सेना के जवान। एलओसी पर पकड़ा गया संदिग्ध पीओके के सहहानी इलाके का बताया जा रहा है और सेना के जवानों के जरिए पकड़े जाने के दौरान निहत्था था संदिग्ध। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू कोटे से 9 मंत्रियों ने ली शपथ। रेणु देवी, मंगल पांडे ने ली मंत्री पद की शपथ। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को झटका। टीएमसी के 2 सांसद बीजेपी में शामिल। सांसद अर्जुन सिंह और देवेंद्र अधिकारी बीजेपी में शामिल। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। तीसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम बिजनौर से यशवीर सिंह, एसपी प्रत्याशी। एसपी ने भदोही से टीएमसी के लिए छोड़े। यूपी के भदोही से तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। समझौते के तहत अखिलेश ने यह सीट टीएमसी को दी है। यूएन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान, चीन ने कराई वोटिंग। सीए और राम मंदिर का जिक्र किया। भारत बोला, हिंदू सिखों से भी होता है भेदभाव। आज पूरे विश्व की निगाहें पुतिन पर टिकी। रूस के राष्ट्रपति एक और 6 साल के कार्यकाल के लिए तैयार। शुक्रवार को रूसी नागरिकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ की विदाई अब तय। आर्मी ने मार्चिंग ऑर्डर दिया। जल्द पाकिस्तान छोड़ लंदन जाएंगे नवाज शरीफ।
सीएए पर अमेरिका के बयान को विदेश मंत्रालय ने गैरवाजिब बताया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी टिप्पणी को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। अमेरिका ने सीएए लागू करने की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने की बात कही थी। रूस में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग शुरू। पूर्वी रूस के कचवाटा में हुआ मतदान। अलग अलग हिस्सों में आज खत्म होगी वोटिंग। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान को दी चेतावनी। कहा, रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें देने पर लगाए जाएंगे नए आर्थिक